टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? देखिए, पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग से होती है। तो जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। लिंग प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों में निर्णय किया जाता है। तो देखिए कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जिसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, नर का स्त्रीलिंग नारी होता है, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, बालक का बालिका, पिता का माता, बाघ बाघिन, पुत्र का कन्या, मालिकी मालिन। तो ये थे सब प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग। तो प्राणीवाचक संज्ञा का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्णय करना आसान है। हम लोग कथनी में व्यवहार भी करते हैं, ये आसानी भी है लिंग बताना और सबको आता भी है। लेकिन अप्राणीवाचक लिंग निर्णय में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अप्राणीवाचक लिंग निर्णय के कुछ नियम होते हैं, आइए जानते हैं वो सारे नियम। बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, उसका बहुवचन जो होता है उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि संज्ञा का लिंग क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आइए देखते हैं बहुवचन के रूप के आधार पर लिंग। जिन अप्राणीवाचक अकरण संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, अर्थात एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रूप होता है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव, जो भी प्राणी नहीं होते हैं, अप्राणीवाचक। अकरण संज्ञा मतलब अ में अंत हो, वो जो संज्ञा अ में अंत हो। देखिए, भात, तेल, पवन, ये सब का अंतिम ध्वनि क्या है? अ है, तो अ में अंत हो रहा है। तो ये सारे अकरण संज्ञा शब्द हैं। तो जिस अप्राणीवाचक अकरण संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, मतलब एक वचन उसका जो होगा बहुवचन भी वही होगा, बहुवचन में नहीं बदलता, तो वो जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। भात, तेल, पवन, जल, खेत, ये सारे बहुवचन क्या हैं? भात का बहुवचन हम लोग क्या बोलते हैं? वही भात बोलते हैं। तेल का वही तेल बोलते हैं। पवन का वही पवन बोलते हैं। जल का भी बहुवचन जल, दांत का भी वैसे ही दांत। तो ये सारे शब्द के बहुवचन ज्यों का त्यों ही रहेंगे, एक वचन में जो बहुवचन में वही। तो ये सब सारे अप्राणीवाचक अकरण संज्ञा शब्द जो होते हैं वो सब जो एक वचन बहुवचन में समान ही रहते हैं, तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए और एक नियम, जिन अप्राणीवाचक अकरण संज्ञा शब्दों का अंतिम अ का बहुवचन में ए हो जाता है, वे सब स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, अप्राणीवाचक निर्जीव अकरण संज्ञा हो, अंत में अ उच्चारण हो, अंत में अ ध्वनि हो, तो ऐसे सारे शब्द का अगर बहुवचन में ए हो जाता है, ए जुड़ जाता है, तो वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, बात, ईंट, रात, ये सब अकरंत संज्ञा हैं, अप्राणीवाचक भी हैं। तो इसका बहुवचन क्या होता है? बात का बातें, रात का रातें, सड़क का सड़कें। तो ये सारे शब्द के भी बहुवचन रूप वही ए ही जुड़ जाते हैं, ए ही होते हैं। दुकानें, फसलें, सांसें, किताबें, तो ऐसे सारे अप्राणीवाचक अकरण संज्ञा शब्द ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जिन अप्राणीवाचक आकरण संज्ञा शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है, तो देखिए, मेला अप्राणीवाचक आकरंत है, ताला भी आकरंत, मतलब अंत में आ होता है, अंतिम ध्वनि आ। मेला, ताला आ है, कपड़ा के अंत में भी आ है, मसाला के देखिए अंत में अंतिम ध्वनि आ है। तो ऐसे अप्राणीवाचक आकरण संज्ञा शब्द का अंतिम आ बहुवचन में अगर ए जुड़ जाता है तो वो पुल्लिंग शब्द होता है। देखिए, मेला का बहुवचन क्या होता है? मेले, ताला का ताले, कपड़ा का कपड़े, मसाला का मसाले। तो ऐसे ही सारे सब शब्द के भी वैसे ही बहुवचन ए जुड़ जाते हैं। जूता का बहुवचन जूते। तो देखिए, जिसका जो अप्राणीवाचक आकरण संज्ञा का बहुवचन में अगर ए होता है तो वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। और देखिए, जिन अप्राणीवाचक आकरण संज्ञा शब्द के बहुवचन में ए जुड़ जाता है, अप्राणीवाचक आकरण देखिए आशा, आकरण अंतिम में आ है,
संज्ञा उपमा हवा सब अंतिम में आ है, तो इसका बहुवचन में ए जुड़ जाता है। आशा का बहुवचन क्या होता है? आशाएं। सेना का बहुवचन, हवा का बहुवचन क्या होता है? हवाएं, सेनाएं, लताएं, इच्छाएं, क्रियाएं, भाषाएं, ऐसा तो कहते हैं ना बहुवचन इसका। तो अप्राणीवाचक आकरण संज्ञा का अगर बहुवचन में ए जुड़ जाता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आइए और एक नियम देखते हैं। जिन अप्राणीवाचक ह्रस्व ई दीर्घ ई करण संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए सब अप्राणीवाचक हैं और ई करंत है, अंत में ई ध्वनि आ रहा है। गिरी अंत में ई है, ए बी ई सारे ई हैं। तो ऐसे शब्द का बहुवचन में अगर रूप बहुवचन में भी वही रहते हैं, बहुवचन में नहीं बदलता ये शब्द, वो सब पुल्लिंग होते हैं। समझ पाए? गिरी का बहुवचन वही गिरी, अतिथि का भी वही अतिथि, मोती, पानी का भी बहुवचन वही पानी। तो जिस अप्राणीवाचक ईकरण संज्ञा का बहुवचन और एक वचन दोनों सेम ही होता है, ज्यों का त्यों रहता है, बहुवचन में पद बदलता नहीं शब्द, तो वो पुल्लिंग होते हैं। आइए देखते हैं और एक नियम। जिन अप्राणीवाचक ईकरण संज्ञा शब्द के अंतिम में ई और दीर्घ ई बहुवचन में या हो जाता है तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए अप्राणीवाचक ये नदी दीर्घ ई है और ये हर्षे भी है इसका अंत में। तो ऐसे सारे शब्द का बहुवचन में अगर यहाँ हो जाता है, नदी का बहुवचन है नदियाँ, चूड़ी का बहुवचन चूड़ियाँ, रीतियाँ, तिथियाँ, रोटियाँ, मिठाइयाँ, ऐसे होते हैं, तो ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए जिन उकारंत और ओकारंत संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए शिशु अंत में ह्रस्व ऊ है और यहाँ पे दीर्घ ऊ है, यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है, यहाँ ओ है। तो ह्रस्व दीर्घ ऊ और ओ हो अंत में शब्द के, तो और उसका बहुवचन में भी वही रूप होता है, नहीं बदलता, तो वो पुल्लिंग होता है। और देखिए ह्रस्व और दीर्घ ओ कारण संज्ञा शब्द को बहुवचन में ए हो जाता है। जब ए हो जाए बहुवचन में तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। देखिए ऋतु का बहुवचन ऋतुएं, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं, झाड़ू झाड़ुएं, लुएं गौएं, तो ये सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे नियम को आपको याद रखना पड़ेगा, तो वरना आप परीक्षा में ऐसे ही अप्राणीवाचक ही आते ही हैं, आएंगे ही पक्का। अप्राणीवाचक शब्द दिया जाएगा, बोला जाएगा कौन सा लिंग है बताओ, तो आपको ये सारे नियम याद रखने होंगे। बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी रह जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक नियम है, देखिए जितने भी सारे अनाजों, खाद्य पदार्थ, फल, वृक्ष, धातु, रत्न, ग्रह और द्रव्य पदार्थ भी जितने भी संज्ञा हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। धान, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, भात और सारे ही ऐसे ही सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तारा, सूर्य, घी, पानी, दूध, तेल, दही आदि खाद्य पदार्थ की चीज़, अनाज, ये सब पुल्लिंग होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में से कुछ हैं जो कि वो पुल्लिंग नहीं होते, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए अरहर, मूंग, मक्की, रोटी, दाल, सब्जा, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, वैसे ही ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जितने भी सारे नदियाँ, भाषाएं, नक्षत्र, तिथि, वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे महानदी, गंगा, रोहिणी, विशाखा, हिंदी, ओडिया, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब सारे भाषाएं भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और लेकिन 3 नदी हैं जो कि नदी होकर भी वो स्त्रीलिंग नहीं कहलाते, पुल्लिंग कहलाते हैं। परीक्षा में ऐसे भी सवाल आते हैं, आएंगे, याद रखना इसको। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये 3 नदी पुल्लिंग होते हैं। ये अपवाद हैं, स्त्रीलिंग है, सारे नदी स्त्रीलिंग है, मगर ये 3 नदी पुल्लिंग ही होते हैं। देखिए शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। शब्दांत मतलब शब्द के अंत में जो हो शब्दांत, और प्रत्यय हो जो प्रत्यय जुड़ा हो, उसको लेकर आधार कर लिंग निर्णय। देखिए
जिन तत्सम शब्द के अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तत्सम शब्द तो आपको पता है, आपके बुक में किताब में आरंभ में ही है तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत के समान तत्सम होता है, संस्कृत के समान। जो संस्कृत का शब्द हिंदी में हम लोग व्यवहृत करते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और वही तत्सम शब्द कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में व्यवहृत होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि एक तत्सम शब्द है, तो अग्नि से आग, आग हम फिर इस्तेमाल करते हैं, आग वाड़, आग जो शब्द है इस्तेमाल करते हैं, आग तद्भव शब्द है, अग्नि का तद्भव शब्द आग है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो आप पढ़े भी होंगे, आपको पता होगा। तो तत्सम शब्द के अंत में अगर ये सारा प्रत्यय आता है तो पुल्लिंग होता है। देखिए, जैसे त्याग के अंत में अ है, कौशल के अंत में भी अ है, देखिए नयन के अंत में अन है, गुरुत्व के अंत में तो है, देखिए नृत्य के अंत में त्य, सौंदर्य के अंत में य, अन्याय के अंत में आय, संसार के अंत में आर, देखिए विकार विलास उल्लास के अंत में आस है। तो ऐसे सारे प्रत्यय जुड़े हों तो तत्सम शब्द में ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द के अंत में देखिए आ, आओ, ना, पा, पन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए आटा, कपड़ा, इसके अंत में आ है, और बहाव, भुलावा, बहाव के इस अंत में आओ है, जागना, पढ़ना के अंत में ना है, बुढ़ापा के अंत में पा है, बचपन, भोलापन के अंत में पन है। तो तद्भव शब्द के अंत में अगर ये प्रत्यय भी आ जाए तो ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत हैं। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कुछ, जिन तत्सम शब्द के अंत में आ, न, ई, ईमा, ता हो वे सब स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए पूजा, तो ये सब तत्सम शब्द हैं। पूजा के अंत में क्या है? आ। प्रार्थना के अंत में है ना, कामना के अंत में है ना, शिक्षा के अंत में है आ, छवि कृषि के अंत में ई है, कालीमा महिमा के अंत में ईमा है, और एकता साधुता के अंत में ता है। तो तत्सम शब्द के अंत में अगर ये सारा प्रत्यय हो तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। जिन तद्भव शब्दों के अंत में अ, आई, दीर्घई, ई या अन, वट, हट हो वह सब स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए तद्भव शब्द मैंने बोला है कि जो संस्कृत का शब्द हिंदी में व्यवहृत होता है कुछ परिवर्तित होके। देखिए भूख, बचत, बात, इसके अंत में अ है, लड़ाई के अंत में आई है, पढ़ाई के अंत में भी ए आई है, और चिट्ठी रोटी के अंत में ई है, खटिया के अंत में ईया है, जलन के अंत में देखिए अन है, बनावट, लिखावट, कड़वाहट के अंत में हट है। तो तद्भव शब्द के अंत में अगर ये सारा प्रत्यय आ जाए तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे कुछ अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्णय का नियम। आइए देखते हैं प्राणीवाचक का लिंग निर्णय। प्राणीवाचक का जो भी लिंग है आपको याद रखना पड़ेगा, वो याद भी रह जाता है, कुछ आपको आसानी भी होगा याद रखने में, और आप बहुत कुछ इससे 90% जानते भी हैं, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। देखिए लेखक का स्त्रीलिंग है लेखिका, पाठक का पाठिका, बालक का बालिका, सहायक का स्त्रीलिंग है सहायिका, अध्यापक का स्त्रीलिंग है अध्यापिका, शिक्षक का स्त्रीलिंग है शिक्षिका। तो ये सब आसान है, आपको ये सब आता भी है, पहले से भी पता भी है, और बहुत सारे ऐसे हैं आपकी किताब में जिसको आप याद नहीं है, याद कर लेंगे, और बहुत पता भी है आपको, उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन दिक्कत आती है अप्राणीवाचक संज्ञा में लिंग निर्णय की। तो जो जितने भी नियम बताई हूँ उसे आप पढ़ लेंगे और वीडियो भी देख लेंगे 2-3 बार, याद रह जाएगा। और एक छोटी सी आसान उपाय आपको बताती हूँ जो कि लिंग निर्णय करने का। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम से कैसे पता चले कि कौन सा लिंग है। देखिए सर्वनाम जितने भी हैं, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, जितने भी हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, जितने भी सर्वनाम हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन सा लिंग है। देखिए मेरी तस्वीर, मेरी एक जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग की पहचान है। मेरी तो कोई पुल्लिंग के पास नहीं लगेगा ना, मेरी आपको पता है आप कहाँ ये व्यवहृत करते हैं। तस्वीर एक स्त्रीलिंग है, तो इसके ये जो संज्ञा का पहले अगर मेरी पहचान है स्त्रीलिंग का ये है तो ये हम ज़रूर स्त्रीलिंग ही होगा।
मेरी तस्वीर, हमें कभी मेरा तस्वीर हम लोग नहीं कहते, और मेरी कमीज, कभी मेरा कमीज हम लोग नहीं कहते, मेरी कमीज ही कहते हैं। तो मेरी से ही पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है। मेरा शरीर, तो मेरा, तो आपको पता है मेरा आप कहाँ लगाते हैं बात करते समय, तो ये पुल्लिंग का निशानी है। तो शरीर पुल्लिंग है और मेरा दांत भी पुल्लिंग है। तो ऐसे ही सर्वनाम से पता चल जाएगा आपको कि कौन सा लिंग है। आइए देखते हैं क्रिया से कैसे पता लगाएं, निर्णय करें कि लिंग कौन सा है। देखिए, राम जाता है, जाता है हम हमेशा पुल्लिंग के पास ये क्रिया व्यवहृत करते हैं। कभी कोई लड़की जाता है नहीं बोलते, कि माता जाता है वो नहीं बोलते, हमेशा पुल्लिंग के पास ही ये क्रिया लगता है। तो इस क्रिया के पहले जो भी संज्ञा हो ये पुल्लिंगी संज्ञा ही है। देखिए, सीता जाती है, जाती क्रिया से पता है कि स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, तो क्रिया से ऐसे ही पता कर लेंगे कि लिंग कौन सा है। देखिए, राम पुल्लिंग है, राम ने रोटी खाई। अब रोटी अप्राणिवाचक है, इसका लिंग कैसे निर्णय करें। देखिए, खाई क्रिया जो है ये स्त्रीलिंग का क्रिया है, खाई। कभी कोई पुल्लिंग के पास नहीं लगाते, आपको पता है अच्छे से। तो रोटी एक स्त्रीलिंग है। देखिए, सीता ने फल खाया, खाया एक पुल्लिंग का निशानी है। देखिए, खाया तो फल पुल्लिंग है। देखिए, हवा चलती है, पवन बह रहा है। चलती है क्रिया हमेशा देखिए स्त्रीलिंग के पास होता है, हवा चलती है। पवन बह रहा है मतलब पवन पुल्लिंग ही है। हवा और पवन दोनों देखिए एक ही शब्द है, प्रतिशब्द हैं और पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दोनों का लिंग देखिए कैसे अलग अलग है। तो ये था लिंग निर्णय करने का आसान छोटा सा तरीका सर्वनाम से और क्रिया से। तो आशा करती हूँ आप मेरे जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है मेरे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन कर लेंगे, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।